कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी एप्लीकेशन है। ठीक है जी, ये चैप्टर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो वहां से ये चैप्टर अराइज हुआ है। ठीक है जी। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है, एक होती है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, दैट सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय large number of ligands. That central atom is surrounded by large number of ligands through coordinate bond. ठीक है जी। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलता हूँ। सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? A coordination complex or coordination compound is the one in which central metal atom or ion is surrounded by large number of ligands through coordinate bond. ठीक है जी। What is the definition of a coordination compound? A coordination compound is the one in which the central metal atom is surrounded by large number of ligands through coordinate bond. तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। Coordination compound, coordination compound is the one in which central metal atom is surrounded by large number of ligands, large number of ligands through coordinate bond, through coordinate bond। ठीक है जी। अब ये जो मेटल यहां पर होगी, ये जनरली ट्रांजिशन मेटल होगी। ट्रांजिशन मेटल का मतलब जो डी ब्लॉक की मेटल होगी, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कुछ भी हो सकती है। तो क्या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब समझ में आया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम जनरली जो एक ट्रांजिशन मेटल होती है, दैट इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ लाइगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी। तो लाइगेंड क्या करता है, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, किस बॉन्ड के जरिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए। ठीक है जी। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से बनता है। अब अगली बात आती है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, ये क्या होती है? अब इट इज सेंट्रल मेटल एटम। देखो, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है? लिगेंड दे रहा है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, वो किसकी तरह बिहेव करती है? लुईस एसिड की तरह। व्हाट इज लुईस एसिड? एनी कंपाउंड, एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे या इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। वो ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कौन दे रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको लिगेंड दे रहा है, इस तरीके से। ठीक है जी, समझ गए? So what is the central metal atom or ion? The species which can accept a pair of electron from the ligand through coordinate bond. ठीक है जी। And what is ligand? Ligand क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। Ligand is electron rich species which donate its electron pair to central metal atom।
ये बात आपको समझ में आ गई जी? देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बार बार दो ही चीजों की बात होती रहेगी, एक होगी सेंट्रल मेटल एटम की और एक होगी लिगेंड की। ठीक है जी? तो इन दोनों का मतलब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। इतनी बात समझ गई जी? यस बहुत सर। बेसिक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट, दूसरा मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई दो सॉल्ट ले लेता हूं, सिंपलर सॉल्ट, जैसे मान लिया कि मैंने KCl ले लिया। ठीक है, KCl एक सॉल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड, आपको पता है, जिस जैसे सोडियम क्लोराइड होता है उसी तरीके से पोटाशियम क्लोराइड होता है। मैंने ये सॉल्ट लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, और दूसरा सॉल्ट ले लिया मैंने इसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है जी, इसका भी मैंने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सॉल्ट्स को हीट किया, है ना? हीट कब तक किया? टिल ड्राइनेस। तो यहां पर मेरे पास एक कंपाउंड बन गया जिसको लिखूंगा KCl.MgCl2.6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है जी, ये एक डबल सॉल्ट है जिसका नाम है कार्नेलाइट। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 एग्जांपल दिए हैं डबल सॉल्ट के, तो उसमें से पहला है ये कार्नेलाइट। ठीक है, अब और क्या क्या एग्जांपल है डबल सॉल्ट के? डबल सॉल्ट का एक और एग्जांपल है पोटाश अलम। पोटाश अलम इज फिटकरी, आपने अपने घरों में देखा होगा, जिसको हम आफ्टर शेव एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, है ना? तो ये उसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसमें होते हैं। तो ये भी क्या है? एक डबल सॉल्ट है। क्या बोलता हूं इसको? पोटाश अलम। और एक और एग्जांपल हमारे पास पूछ लिया जाता है हमसे डबल सॉल्ट का, वो है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट होता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये तीसरा एग्जांपल है डबल सॉल्ट का। सो व्हाट आर डबल सॉल्ट्स? व्हेन टू और मोर देन टू सॉल्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट वाटर ऑफ हाइड्रेशन के जरिए जुड़ जाते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको मैं क्या बोलता हूं? डबल सॉल्ट बोलता हूं। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट loses its identity, loses its identity in aqueous solution। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई डबल सॉल्ट लेता हूं, कोई भी डबल सॉल्ट, जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिए, उसमें से मान लिया कि मैंने एक डबल सॉल्ट ले लिया, जैसे पोटाश अलम ही ले लिया, है ना? पोटाश अलम क्या होता है जी? K2SO4, ये एक सॉल्ट है, इसके साथ जुड़ता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, और 24 होते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अब जब मैं इस पोटाश अलम को वाटर में डालूंगा तो ये वाटर में सारे के सारे आयंस में टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, एटसेट्रा। इस तरीके के आयन है ना इसमें। अब बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी डबल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो वो डबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को वाटर में खो दिया। समझ गए जी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी डबल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन उस डबल साल्ट में जितने भी तरह के आयंस हैं उन सब आयंस का टेस्ट देगा इंडिविजुअली। समझ गए इस बात को? यस सर। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है
उसमें जो मेटल होती है वो लीगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड की टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन आयोनाइजेबल, जिस वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसोशिएट नहीं होता। अगर वो वाटर में डिसोशिएट नहीं होगा, इट मींस कि वो अपनी आइडेंटिटी को वाटर में रिटेन करके रखेगा। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो वाटर में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर नॉन आयोनाइजेबल। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो दिस इज द बेसिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वर्नर्स थ्योरी। अब देखो, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कस द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1903 में। ठीक है, इसने क्या किया, डिस्कस द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। अब इसने क्या बोला, वर्नर ने ये बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो दो तरह की वैलेंसी दिखाती है। एक को उसने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी का, और दूसरे को उसने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी का। ये 1903 की बातें हैं, है ना। आज की डेट में जो वर्नर की प्राइमरी वैलेंसी थी उस टाइम की, आज की डेट में हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वर्नर की प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑन द अदर हैंड, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ वर्नर रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। समझ गए जी? पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। ऑन द अदर हैंड, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की शेप या ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ऑन द अदर हैंड, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल बिहेवियर शो करती है। डायरेक्शनल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो हमें उस कॉम्प्लेक्स की शेप या ज्योमेट्री का आइडिया देगी। ठीक है, अगली बात, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाता हूं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाता हूं। इतनी बात समझ गए जी? Yes, sir. यस और नो? अब एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। ठीक है जी, ओके। देखो, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि जैसे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसमें आपसे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछेगा सबसे पहले, तो बताओ उसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? बता सकता है कोई? व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी इन दिस कॉम्प्लेक्स? अभी आपको बात बताई जी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? यहाँ पर कोबाल्ट है, तो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकलेगी? देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मैंने एक्स मान लिया। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन में। एक क्लोरीन के ऊपर
-1 बाहर 2 क्लोरीन्स लगाओ, 3 नहीं लगाओ, बाहर 2 क्लोरीन्स लगाओ, ठीक है। एक के ऊपर -1 और इसके ऊपर भी -1, तो x -1 इसके लिए लिखा, बाहर -1, एक का कंट्रीब्यूशन है कितनी टोटल 2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया x -1 -2 इक्वल टू 0, ठीक है। x -3 इक्वल टू 0 और x कितना आ गया +3 आ गया, x कितना आ गया +3 आ गया। तो प्राइमरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स में कितनी आई +3 आई। एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल एटम, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो 5 अमोनिया जुड़े हैं, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, एक अमोनिया के पास एक डोनर साइट्स है, तो 5 के पास 5 डोनर साइट होगी, एक डोनर साइट हो गई। क्लोरीन के पास तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इस कॉम्प्लेक्स में 6 आ गया। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का पता लगा आपको? यस सर। क्या सबको ये बात क्लियर हुई कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकाली जाए? सर प्राइमरी वैलेंसी को समझा दो एक बार। ओके जी, देखो फिर से मैं इसी कॉम्प्लेक्स को लेता हूं, CONH3 5Cl Cl2, ये कॉम्प्लेक्स था जी। मैंने आपको अभी बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस कॉम्प्लेक्स में मुझे इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल की प्राइमरी वैलेंसी होगी, ठीक है जी। तो देखो इसको मैंने x मान लिया। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है और 2 क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है। एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, तो बाहर भी जो क्लोरीन है उसके ऊपर भी -1 ही होगा, बट है कितने क्लोरीन, वो 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया x -1 -2 इक्वल टू 0, यहाँ से -2 आ गया ना जी, ये बन गया x -3 इक्वल टू 0 और x कितना आ गया +3 आ गया। अभी +3 क्या आई, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई, जो किसको रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी वैलेंसी को। ओके सर। ओके। तो मैं आपको 1-2 कॉम्प्लेक्स दूं, आप उनमें कोशिश करेंगे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बताने की। जैसे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया NiCl4 2 नेगेटिव। अगला कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने ZnCl4 2 नेगेटिव। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेरे को प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सर प्राइमरी वैलेंसी 2। कितनी आ गई जी प्राइमरी वैलेंसी 2। प्राइमरी वैलेंसी यहां पर आ जाएगी आपके पास 2, सेकेंडरी 4। सेकेंडरी आ जाएगी 4। दोनों में सेम ही आएगी जी, मैं निकाल के बताता हूँ। अगर आपकी आ गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो मैं फाइंड आउट करके भी बताता हूँ। देखो कैसे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया हमने, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव। अब मुझे इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ध्यान से देखना, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको x मान लिया, ठीक है जी। अब क्लोरीन पे चार्ज अभी बताया थोड़ी देर पहले -1 होता है, तो -1 कितने क्लोरीन है 4 है इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 4, x कितना आ गया जी यहाँ पे +2 आ गया। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +2 आई, मतलब प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 2 है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कि कितने लिगेंड निकल के साथ जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई। यहाँ पर भी 4 जुड़े हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पर आप जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी तरीके से निकाल के देखो, सेम ही तो आएगी, x -1 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 4, तो x कितना आ गया अगेन +2 आ गया, इसीलिए यहाँ पर भी प्राइमरी वैलेंसी 2 आई। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स।
लाइगेंड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि लाइगेंड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। अब उनकी क्लासिफिकेशन भी आपको बता देता हूं। तो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। सबसे पहले आएगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी वर्ड डेंटिस्ट से ही आया है। डेंटिस्ट क्या करता है? डेंटिस्ट किस चीज का डॉक्टर होता है जी? दांतों का। उसी तरीके से यहां पर डेंटिसिटी का मतलब ये है कि जैसे जो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा उसके पास एक डोनर साइट होगी, तो मतलब वो मेटल एटम को एक साइड से बाइट कर सकता है। तब ये डेंटिसिटी वर्ड यहां पर आया है, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, उस तरीके से। तो सबसे पहले हम मोनोडेंटेड देखते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? व्हाट आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स? which donate one electron pair, which donate one electron pair to the central metal ion, ठीक है जी। मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड होगा जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जितने भी हैं मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर लिख दूं, ठीक है जी। फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगा इसमें, जैसे NH3 है। NH3 जब एज ए लिगेंड यूज होगा तो उसको मैं बोलूंगा एमीन, ठीक है जी। वाटर को बोलूंगा एक्वा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। वाटर को एक्वा बोलता हूँ। उसी तरीके से मैं CO को बोलता हूँ कार्बोनाइल, ठीक है जी। कार्बोनाइल आ जाएगा आपके पास, साइनाइड आ जाएगा, समझ गए? इस तरीके से आ जाएंगे। साइनाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं ना, जब ये एज ए लीगेंड यूज होंगे तो इनका लास्ट में जो ई लगता है वो उसे रिप्लेस हो जाएगा। जब साइनाइड एज ए लीगेंड यूज होगा तो उसको साइनाइडो बोलूंगा। सिमिलरली फ्लोरीन जब एज ए लीगेंड यूज होगा तो उसको बोलूंगा फ्लोरिडो। सिमिलरली क्लोरीन को क्या बोलूंगा? क्लोरिडो। आई नेगेटिव को क्या बोलूंगा? आयोडाइडो, ठीक है जी। OH नेगेटिव को क्या बोलूंगा? हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइडो बोलूंगा। तो ये कुछ लिगेंड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार यूज होंगे। तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, समझ गए जी। इसमें आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे कार्बोनेटो आ जाएगा इसमें, है ना। और इनको तो आपको एटलीस्ट ये इतने सारे तो याद होने चाहिए कि NH3 को अमीन बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, इसको साइनाइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो। ओके, तो ये जितने भी लिगेंड लिखे मैंने, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब ये हो गया कि इनके पास एक ही डोनर साइट है, मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे सकते हैं, ठीक है। इन द सिमिलर वे दूसरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाएगा, दूसरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे उनमें डोनर साइट्स कितनी हो जाएंगी? 2। बाई का मतलब 2 ही होता है ना, डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी विच कैन बाइट द मेटल एटम थ्रू 2 साइड्स। तो यहां पर आप लिख सकते हो लिगेंड्स, लिगेंड्स
which donates ligands which donates two electron pair to central मेटल आयन। ठीक है जी। अब यहाँ पर एग्जांपल बहुत सारे आ सकते हैं, मैं एक करके बताता हूँ। पहला एग्जांपल आता है यहाँ पर ऑक्सालेटो, इस तरीके से इसको बोलता हूँ ऑक्सालेटो। फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। अब देखो मान लिया कि ये कोई मेटल केटायन है, तो एक डोनर साइट ये हो गई, दूसरी डोनर साइट ये हो गई, इसलिए बाइडेंटेट का एग्जांपल है। सिमिलरली अगला आ जाएगा इसमें इथाइलिन डायामीन। ये बाइडेंटेट का दूसरा एग्जांपल है। ठीक है जी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं बाइडेंटेट का। इसको बोलता हूं बाइपिरिडाइन। ठीक है। अब यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस नाइट्रोजन से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसको क्या बोलता हूं? डायापिरिडाइन। शॉर्ट एब्रीविएशन में इसको लिखता हूं DIPY। ठीक है जी। इसको शॉर्ट एब्रीविएशन में लिखता हूं, इसका नाम है, नाम भी लिख लो, इथाइलिन डायामीन। शॉर्ट एब्रीविएशन में लिखा जाता है EN। इसको बोलता हूं ऑक्सालेटो। शॉर्ट एब्रीविएशन में लिखा जाता है ये OX। क्लियर है ये बात? यस सर। आगे है इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब जिनमें डोनर साइट दो से ज्यादा होंगे, इनको पॉलीडेंटेट बोलता हूं। इसमें एक एग्जांपल आता है, इसको बोलते हैं हम, बता सकता है कोई कौन सा एग्जांपल आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड का? EDTA। हाँ जी, EDTA, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। EDTA 4 नेगेटिव। EDTA होता क्या है? EDTA इज इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट। अब देखो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। इथाइलिन डायामीन का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, ये जरा ध्यान से इसको देखो। देख लिया जी? अब मैं इसको ही यहां पर कॉपी कर रहा हूं, पहले देखना ध्यान से जरा। यही मैंने कॉपी करना है यहां पर। फर्क सिर्फ ये होगा कि मैंने इसके हाइड्रोजन हटा दिए। ठीक है। जब इसके हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना जरा ध्यान से। NCH2 CH2 और N, इस तरीके से दिखेगा जी। बोलो, जब मैं इसके हाइड्रोजन हटा दूंगा तो। अब जो जहां से हाइड्रोजन हटाए वहां पर मुझे क्या लगाना है? एसीटेट ग्रुप लगाना है। कौन सा ग्रुप लगाना है? एसीटेट। CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव हर जगह, CH2COO नेगेटिव, और यहां पर भी CH2COO नेगेटिव। ये कोई मान लिया मेटल केटायन पड़ी हुई है। अब डोनर साइट्स देखना जरा ध्यान से। एक डोनर, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर, पांचवा, छठा। तो इसीलिए जो EDTA है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये। ठीक है। और इसमें कितनी डोनर साइट्स हैं? टोटल 6, जिसमें से 4 ऑक्सीजन डोनर हैं और 2 नाइट्रोजन डोनर हैं। ये भी याद है।
क्या आपको इतनी बात क्लियर है जी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है हमारे पास और तरह का लिगेंड होता है जिसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब देखो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो मोनोडेंटेड होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड होते हैं बट दे हैव more than one donor site, but they have more than one donor site। होते हैं वो मोनोडेंटेड है बट उनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं, बट एट अ टाइम वो एक ही साइट से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे मान लिया NO2 नेगेटिव, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर हो गया, इसको बोलता हूं मैं नाइट्राइटो। अब इसमें नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, ऑक्सीजन डोनर भी हो सकता है, तो ONO नेगेटिव जब ऐसा होगा तो उसको बोलूंगा, इसको बोलूंगा नाइट्राइटो N, इसको बोलूंगा नाइट्राइटो O। ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल हो गया एम्बीडेंटेड का। जैसे और एग्जांपल देता हूं, उसको बोलूंगा डोनर हो गया कार्बन, उसको बोलूंगा साइनाइडो C, और अगर ऐसे लिखूंगा तो इसको बोलूंगा साइनाइडो N। ये भी इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है जी, और एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए। और एग्जांपल आ जाएंगे SCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव। SCN नेगेटिव को क्या बोलता हूँ? SCN नेगेटिव को बोलता हूँ थायोसाइनेटो। थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है, थायोसाइनेटो S बोल सकता हूँ, और यहाँ पर थायोसाइनेटो N बोल सकता हूँ। These are also example of ambidentate ligand। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये रही इसमें लिगेंड की क्लासिफिकेशन। तो जरा अच्छे से देखो एक बार। अच्छा, एक और तरह के लिगेंड आते हैं जिसको बोलता हूं मैं चिलेटिंग लिगेंड। वो भी बता देते हैं आपको। चिलेटिंग लिगेंड। अभी चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? देखो, ये जहां पर भी प्रेजेंट होंगे ये उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, है ना। पहली बात आप लिख सकते हो, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा लिगेंड जो है वो चिलेटिंग लिगेंड है या नहीं। अब देखो, कोई लिगेंड जब मेटल के साथ जुड़ रहा है और अगर वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, तब वो चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। So you can say that those ligand which form a ring-like structure around the central metal atom can behave as a chelating ligand। और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्ड की रिंग होनी चाहिए? 5 मेंबर्ड की या 6 मेंबर्ड की। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि मैंने आपको अभी एक बाइडेंटेड लिगेंड का, देखो मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकते, इस बात को याद रखना। चिलेटिंग लिगेंड या बाइडेंटेड होंगे या पॉलीडेंटेड होंगे, मोनोडेंटेड कभी भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकते। अब देखो, जैसे मैंने आपको बाइपिरिडाइल या डाइपिरिडाइल आज ही बताया, बाइडेंटेड में एग्जांपल चेक करो जरा, बताया या नहीं? यस और नो? Yes, sir. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितने मेंबर्ड की रिंग बनी? बताना जरा मेरे को, कितने मेंबर्ड की रिंग बनी है? 5 मेंबर्ड की जी। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। देखो, एक एटम हो गया आपके पास ये नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, और ये मेटल एटम।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितने मेंबर्ड की रिंग बनी? 5 मेंबर्ड रिंग बनी। मतलब कि यहां पर ये लिगेंड चिलेटिक लिगेंड की तरह काम कर रहा है। समझ गए जी? यस और नो? यस। Yes, sir. इसी तरीके से जो इथाइलिन डायामीन आपको बताया है वो भी चिलेटिक की तरह काम करता है। कैसे, वो देखो जरा। NH2 CH2 CH2 और NH2। अब जब मान लिया कि इसको मैं किसी मेटल से जोड़ूंगा, इस तरीके से मेटल से जोड़ दूंगा, तो कितने मेंबर्ड की रिंग बनी? 5 मेंबर्ड बनी कि नहीं? एटम काउंट करो। रिंग की तो बनी है, देखो बंद है ना इधर से भी है। यहां पर भी 5 मेंबर्ड रिंग बनी। समझ गए इस बात को? तो चिलेटिंग लिगेंड जहां पर भी प्रेजेंट होगा, जिस भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा, ये उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और चिलेटिंग लिगेंड कौन बिहेव करेंगे? दोज लिगेंड विच हैज रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, और जो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग को फॉर्म करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको मैं चिलेटिंग लिगेंड बोलता हूं। क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर हम कल इसमें नेमिंग कंटिन्यू करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। सबको क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, थैंक यू।